एक्सक्यूज मी सर। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लीफ स्ट्रक्चर। एक्सक्यूज मी सर। या शुभम बोलो। सर जो करा रहे हैं वो सर अभी ये सब लिखना है सर, क्लोरोफिल का डेफिनेशन ऐसे नोटबुक में। देखो मैं आपको इसके नोट्स भेज रहा हूँ, पर आप यस अपने सर। अपनी कॉपी में इनको पक्का नोट करो। आपकी साइंस की कॉपी बनाओ, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आप तीनों नोट करो। यस सर। आपको नोट्स भेजता रहूंगा कि हर कोई इसके प्रिंट आउट भी नहीं ले सकता ना, तो बेटर आप यस चीजें सर। नोट कर सकते हो लास्ट में भी। ठीक है। सर तो आप सर अभी ट्यूशन में ही करना है, नोट भेजेंगे तब। या अब देखो, आपको जैसा अगर आपका स्पीड जमता है तो साथ साथ में नोट करो, मैं आपको शीट ये नोट्स फिर भी आपको भेजूंगा। मैंने आपको आज यस भी सर। कुछ नोट्स भेजे हैं। यस सर। ठीक है, आप साथ में नोट कर सको तो कर लो, नहीं तो मैं आपको नोट्स ये तो भेजूंगा ही भेजूंगा। आपको मैंने आज कुछ एक्स्ट्रा नोट्स और भेजे हैं, आप उसके थ्रू अपने नोट्स बनाना सीखो। ठीक यस है, सर। क्योंकि साइंस में पेपर एज इट इज नहीं आता। मैथ में कैसा होता है, एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है आपको, तो आप उसको सॉल्व कर लेते हो। लेकिन साइंस में कैसा होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आता है। तो इसलिए अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो हम कुछ भी, कैसा भी क्वेश्चन आए उसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था जो न्यूट्रिशन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, वो कहाँ पर होता है, वो कहाँ पर पाया जाता है, ग्रीन प्लांट्स में। अब ये प्लांट ग्रीन क्यों होते हैं, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है, हमने क्या किया, हमने एक प्लांट का एक लीफ लिया। आप लीफ को देखो, ऊपर से आपको कैसा दिखाई देता है, चिकना सा दिखाई देता है, और नीचे आपको कैसा दिखाई देता है, खुरदरा दिखाई देता है। ठीक है, हमने क्या किया, एक प्लांट लिया, ग्रीन प्लांट, हमने उसका लीफ लिया। अब उसको एनालाइज कर रहे हैं कि भाई इसमें ये ग्रीन कलर होता है, तो ये ग्रीन कलर कहाँ होता है और कैसे होता है और ये कैसे हमको इफेक्ट करता है। ठीक है, तो देखो ये मैंने एक पत्ता लिया, जस्ट मैं इसको हटा देता हूँ। यस, अब हम अब उस लीफ में हम इस क्लोरोफिल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, भाई क्लोरोफिल का है। ठीक है, अब देखो ये पत्ता है, ये वो लीफ है जिसको मैंने लिया है। ये इसका टॉप का सरफेस है, टॉप सरफेस जो आपको ऊपर से एकदम स्मूथ दिखता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अपर एपिडर्मिस। और जो नीचे जो खुरदरा पार्ट होता है, जो एकदम आपको पोरस टाइप का दिखता है, उसको क्या कहते हैं, लोअर एपिडर्मिस। ये एक सिर्फ एक पत्ते की बात हो रही है, ये पूरा आपको ग्रीन दिखता है। अब ये ग्रीन क्यों दिखता है, उसका रीजन क्या होता है। अब इस अपर डर्मिस और ये लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो बीच वाला एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, मेसोफाइल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मेसोफाइल कहते हैं। ये कुछ ऐसे सेल्स होती हैं, रेक्टेंगुलर सेल्स भी होती हैं और ऐसे सर्कुलर शेल भी होती हैं, कुछ ओवल टाइप की शेल भी होती हैं, और ये अंदर से पोरस रहता है। पोरस क्यों रहता है, ये O2 बाहर जाने के लिए और CO2 अंदर आने के लिए, ये अंदर से इसलिए पोरस स्ट्रक्चर भी रहता है। ठीक है, अब इसमें से केवल हमने एक रेक्टेंगुलर पार्ट, ये जो एक प्लांट सेल है, हमने इसको बाहर अलग से निकाल लिया ये। ठीक है, ये एक प्लांट सेल है। अभी देखो कि ये ग्रीन होता किसकी वजह से, हमने इस प्लांट में से एक लीफ स्टक किया, उस लीफ को हमने ऊपर का लेयर हटाया, नीचे का लेयर हटाया, उसके अंदर जो मिसोफाइल्स में से हमने केवल एक लेयर को उठा के साइड में रखा। अब इसमें देखो आपको क्या क्या है, आपका ये आपकी प्लांट सेल है, सबने 9th क्लास में प्लांट सेल स्टडी किया था। इसमें आपका न्यूक्लियस हो गया, आपका अंदर साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, आपका वोक्लियो हो गया। इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये आप जो ग्रीन डॉट्स देख रहे हो, दीज ग्रीन डॉट्स, इनको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। इनको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और इन्हीं के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो लीव्स के अंदर भी, अंदर जब प्लांट सेल के अंदर जाके, इसमें जो ये जो ग्रीन वाले आप जितने भी बुलेट्स देख रहे हो, इसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। और इनके अंदर क्या पाया जाता है, इनके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। ये जितने भी आपको ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं, न्यूक्लियस के अलावा जितने भी ग्रीन डॉट्स हैं, सब आपके क्या है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब ये इस एक जो क्लोरोप्लास्ट होता है, अब एक क्लोरोप्लास्ट को और हम अंदर जाके ऑब्जर्व करते हैं, भाई और कैसा होता है अंदर से जाके। ठीक है, अब इसके और डीप में चले गए तो देखो और डीप में ऐसा दिखाई देता है। ये ग्रीन डॉट था, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन, ये बीच में स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, अब इसके अंदर ये देखो, ये जो ये लाइट येलोइश जो एरिया है, ये लिक्विड होता है। और इस लिक्विड के अंदर ये ग्रीन से सेक्स होता है,
सेक्स होते हैं, स्टेक्स होते हैं, तो इसको बड़े रूप में देखते हैं, देखो ऐसा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है पूरा, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर का डायग्राम है। ये देखो स्टेक्स बने हुए हैं, ये वाले, 1 2 3 ऐसे कंटिन्यूस स्टेक्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं, ग्रेनम, इनको क्या कहते हैं, ग्रेनम। और जो लिक्विड पार्ट होता है, ये वाला लिक्विड पार्ट, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। ये हमारे दो चीज काम के हैं, इसमें बाकी बहुत कुछ है, बाकी हमारे काम का कुछ नहीं है। हमको जो चीज समझनी वो, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो हमने राउंड शेप में ग्रीन पिगमेंट हमने देखा है, ये कौन सा ग्रीन पिगमेंट है, इसके अंदर ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस अकर होती है, ठीक है। वहां कहां पर, ये तो ग्रेनम वाले पार्ट में, इस पार्ट में, और दूसरा कहां पर, ये लिक्विड वाले पार्ट में, जो येलो पोर्शन आपको दिख रहा है ये लिक्विड है पूरा, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। इस लिक्विड पार्ट में आपका डार्क रिएक्शन टेक प्लेस होता है, और जो ये ग्रीन पार्ट है ग्रेनम, यहाँ पर आपका लाइट रिएक्शन टेक प्लेस होता है। वापिस कल वाला चीजें रिपीट करेंगे जो हमने कल पढ़ा था। ये देखो ऊपर हमने डायग्राम देखा, तो जो ग्रीन सेक्स है, यहां पर आपका क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, लाइट टाइप का रिएक्शन। और जो स्ट्रोमा वाला एरिया है, यहाँ पर हमारा डार्क रिएक्शन, या जिसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, ये यहाँ पर टेक प्लेस करता है। तो उसी पत्ते के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उसी के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक स्टेक वाला पार्ट होता है, इसको ग्रेनम कहते हैं, और जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। यहाँ पर आपका फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस होता है। अभी देखो यहाँ पर ये जो ग्रीन सेक्स होते हैं, जिसको ग्रेनम कहते हैं, ये ग्रेनम में एडीपी पहले से है, ठीक है, पीआई फॉस्फेट आइन भी पहले से है, और एनएडीपीएच है, ये पहले से इसमें एग्जिस्ट करता है इस ग्रेनम के अंदर, ठीक है, ये पहले से एग्जिस्ट करता है। इसकी डेफिनेशंस भी देखो मैं लिखी है, नीचे दिखाता हूं आपको मैं। एनएडीपी, एनएडीपी इसको क्या कहते हैं, ये आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। निकोटिन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, एनएडीपी, ये पहले से ही ग्रेनम में रहता है। एक तरह से समझो खाली बैटरी है, एक तरह से समझो ये आपका खाली बैटरी है। 1 सेकेंड, ओके। एक तरह से NADP, ये एक तरह से क्या खाली बैटरी है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था ADP, ADP मतलब एडिनोसाइन डाई फोस्फेट, ठीक है। अब डायग्राम में ऊपर जाते हैं। ग्रेनम में, ग्रेनम में ऑलरेडी क्या है, ADP प्रेजेंट है, फोस्फेट आइन प्रेजेंट होते हैं, और NADP प्रेजेंट होता है। अब जब लाइट, जो ग्रीन क्या कहते हैं, जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है, क्या करता है, लाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये लाइट कहां पर आती है, ये इस ग्रेनम में आती है, और जो वाटर हमको मिलता है नीचे रूट्स के थ्रू वाटर आता है, जाइलम टिश्यू के थ्रू वो लीव्स में पहुंच जाता है। अब ये वाटर यहाँ पर ब्रेक होता है ऐसा, ये पहले मैंने अपने रिएक्शन लिखा था H2O, ये ब्रेक होता है हमारा H और O2 में, ठीक है। ये कैसा रहता है, ये मोनोटोमिक रहता है, ये डायटोमिक रहता है। अब यहाँ पर 2 है, आपने कल बैलेंसिंग सीखा था इसलिए कल आपको मैंने सिखाया नहीं। ये H2O नॉर्मल किससे ब्रेक होता है, H और O2 में। पर बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर पहले क्या बैलेंस करते हैं, वाटर बैलेंस करते हैं। यहाँ पर कितना है, O2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाता है, 2। फिर हम क्या बैलेंस करते थे, हाइड्रोजन, कल आप सब लोगों ने पढ़ा था ना। पहले मेटल हम बैलेंस करते हैं, फिर हम नॉन मेटल बैलेंस करते थे, फिर हम ऑक्सीजन बैलेंस करते थे, फिर हम हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या बैलेंस किया, ऑक्सीजन बैलेंस किया, फिर हमने यहाँ पर अभी हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो बाद में रिएक्शन ऐसी बन जाती है 2H2O O2। अभी देखो यस, ये हमारी रिएक्शन थी 2H2O। ये जब ब्रेक होता है, ये कहां पर हो रहा है, ग्रेनम में हो रहा है,
ये पूरा रिएक्शन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वापस लाइट रिएक्शन, ये ब्रेक होता है किसमें, O2 में। O2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, पानी में से ऑक्सीजन बाहर निकलती है, एटमॉस्फेयर में रिलीव हो जाती है। हाइड्रोजन के यहाँ पर क्या बन जाते हैं प्रोटॉन्स, क्योंकि प्लस साइन है, मतलब क्या है, प्रोटॉन्स है। और ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये दोनों क्या करते हैं, सर विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक लाइट, क्लोरोफिल बच्चा। जो क्लोरोफिल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए। ग्रेनम में जो ये ग्रेनम जो हम देख रहे हैं, ठीक है, ये ग्रेनम जो होता है जो हम देख रहे हैं उसी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। यही ये ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है कि वाटर को हम ब्रेक कर पाते हैं। जो क्लोरोफिल इसके अंदर जो प्रेजेंट रहता है वही क्या करता है, इस वाटर को ब्रेक करता है, किसमें, ऑक्सीजन में, प्रोटॉन्स में और इलेक्ट्रॉन्स में। अब इस प्रोटॉन की वजह से क्या होता है, ये जो NADP था, NADP, इस प्रोटॉन की वजह से इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और ये क्या बन जाता है, NADPH+। एक तरह से खाली बैटरी थी, ये हाइड्रोजन की वजह से क्या हो गई, ये रिचार्ज हो गई, तो क्या बन गया, NADPH। दूसरा, इसमें ADP था, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, मतलब फॉस्फेट के दो, प्लस इसमें PI भी था, ये वाला, ये देखो यहाँ पर दो है PI। दिस वन, ये देखो ADP और PI इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब इस ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये इसको पावर देके क्या करते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। अभी दोनों कैसे खुले घूम रहे हैं, ADP और फॉस्फेट दोनों खुले घूम रहे हैं, बट ये इलेक्ट्रॉन आके क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आके क्या करते हैं, इसको कंबाइन करके क्या बना देते हैं, ATP। डी मतलब डाई, मतलब दो फॉस्फेट, एक फॉस्फेट ऐड हो जाता है, किसकी वजह से, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐड हो जाता है, और ये क्या बन जाता है, ATP। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ADP है, PI है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ATP। ये NADPH है, ये कंबाइन हाइड्रोजन में ऐड होगा, क्या बन गया, NADPH। ये कंटिन्यूस चलता रहता है, ये इसके अंदर है, यहां से बने इसमें गए, यहाँ पर डार्क रिएक्शन हुआ, वहां पर खाली हो गए, फिर वापस आए, ऐसे साइकिल एक कंटिन्यूस चलता रहता है। तो आपके ग्रेनम में आपका लाइट रिएक्शन होता है, और आपका जो स्ट्रोमेटा है वहां पर आपका क्या होता है, वहां पर आपका डार्क रिएक्शन होता है। तो डार्क रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, जो एक साइंटिस्ट था केल्विन, उसने एक्सप्लोर किया था। हाँ जी, यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ, एनी डाउट टिल हियर, यस सर। बोलो शुभम। सर वो H2 है सर, वो ब्रेक हुआ O2 और H में सर, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया। बेटा जब ये प्लस साइन, अभी जब तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे, ये जो आपको यस। प्लस साइन दिख रहा है ना यहाँ पर, यस सर। ये प्लस इंडिकेट करता है कि कुछ लूज हुआ है। आप केमिस्ट्री में पढ़ो, आप 9th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस का साइन आता है, पढ़ा था। यस सर। यस, ये वही चीज प्लस का साइन है, ठीक है। अभी चलो इन दोनों रिएक्शंस में और क्या क्या होता है। लाइट रिएक्शन में जो कहाँ पर होती है, ग्रेनम में। अभी आई होप आपको अब फोटोसिंथेसिस लगभग पूरा क्लियर हो गया हो। ग्रेनम में होता है पहली बात लाइट रिएक्शन, इसके लिए सनलाइट कंपलसरी होती है, और डार्क रिएक्शन के सनलाइट कंपलसरी नहीं होती, याद रखना, सनलाइट रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है लाइट रिएक्शन का, O2 गैस जो बनती है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, जो हम बाकी सब प्लांट्स यूज करते हैं। दूसरा, NADP changes to NADPH by using 4 हाइड्रोजन प्रोटॉन्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लेना आप लोग। ADP is combined with phosphate ion to form ATP by using 4 electrons। ठीक है, हाइड्रोजन प्रोटॉन भी यूज हो गया और इलेक्ट्रॉन भी यूज हो गया। इस NADPH को
और एटीपी को हम क्या कहते हैं, एसिमिलिटरी पावर। मतलब ये पावर इनके पास आती है और जाती है, ये रुकती नहीं है, ये केवल अपना हेल्प। एक तरह से आपने बोला ये कैटलिस्ट क्या होते हैं, हम जो बात करते हैं ना, देखो आपने जब रिएक्शन पढ़ा है 6CO2 प्लस 12H2O, ऊपर सनलाइट नीचे क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, वो इक्वेशन में आता है, अपना रोल प्ले करता है, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक फोटोसिंथेसिस शुरू नहीं हुई थी तब NADPH पहले भी था, ठीक है, NADP पहले भी था और ADP भी था और PI भी था। जब रिएक्शन खत्म हो गई ये वैसे ही है, ये सिर्फ क्या करे, रिएक्शन को होने में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको कैटलिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। अब डार्क रिएक्शन जो है ये कहां पर होती है, स्ट्रोमा में होती है। केल्विन, बेंसन और बेसम, ये 3 लोग थे जिन्होंने इसको स्टडी किया था 1953 में। इसको क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल। अभी देखो जो रिएक्शन होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, 6CO2 प्लस 12H2O gives C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो 12H2O है, यहाँ पर 6H2O है। कई बार बुक्स में कैसा लिखा होता है, कई बार बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है 6CO2 कई बार प्लस 6H2O gives C6H12O6 प्लस 6CO2, इतना ही कई बार लिखा होता है। पर ऊपर 12 क्यों आता है, वो 12 आने का रीजन होता है, ठीक है, ये याद रखना। ये 6 वाला करेक्ट नहीं है, क्यों करेक्ट नहीं, इसका रीजन देखो यहाँ लिखा है, 12 molecules of water is needed to produce 18 ATP molecules and 12 NADPH molecules। हमको जो NADP को H में जो चेंज करना होता है और ADP को ATP में अगर चेंज करना होता है तो आपको 12 मोलिक्यूल्स वाटर के लगते ही लगते हैं। अगर आप 6 मोलिक्यूल्स लोगे तो उससे रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, कितने लगेंगे, 12 लगेंगे। इसलिए ये रिएक्शन आपका फर्स्ट वाला जो रिएक्शन है करेक्ट होता है, यहाँ पर हमेशा 12H2 आता है। अब बाकी ये वाटर होता है ये ट्रांसपिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीव हो जाता है। गॉट इट, यहां तक किसको डाउट है, किसी को, एनी डाउट टिल हियर? आई होप आप फोटोसिंथेसिस सबको क्लियर है एकदम। तो ये रिएक्शन कई बार 5 मार्क्स में पूछा जाता है, एक्सप्लेन द फोटोसिंथेसिस। तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट हो गया लिखने के लिए, बताने के लिए, तो आप बहुत कुछ अच्छी तरह लिख सकते हो इसमें, ठीक है। चलिए अब इसी में आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो सेकंड पार्ट था गैसेस वाला। अभी तो हमने फोटोसिंथेसिस में फूड प्रोसेसिंग कैसे हो हमने पढ़ा, फोटोसिंथेसिस। अब गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, तो जो लोअर पार्ट होता है इसका, प्लांट्स का, लीव्स का, यहाँ पर देखो गैप्स होते हैं, ये गैप्स जो हमने इसको एनालाइज किया था, अपर डर्मिस लोअर डर्मिस को, यहाँ पर देखो कुछ गैप्स हैं। इसको नीचे बड़े डायग्राम में देखते हैं तभी अपने को और डिटेल में समझेगा। इसको बोलते हैं स्टोमेटास, ठीक है। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो थ्रू स्टोमेटास होता है। जब इसको नीचे एनालाइज करके देखेंगे तो ऐसे छोटे छोटे आइस के रूप में दिखाई देता है, ऐसा जो नीचे से ऐसा पोरस होगा, ऐसे हल्की हल्की छोटी छोटी आइस बनी होगी, जिसको एकदम हम हाई माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। सर इन बोर्ड्स इफ इट कम देन वी आर सपोज टू मेंशन लाइट एंड, हाँ आप लाइट एंड डार्क रिएक्शन पॉइंट मेंशन कर सकते हो, NADPH और ATP मेंशन करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ये केवल आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है बच्चा, ओके। तो देखो ये प्लांट्स का जो लोअर लीफ होता है उसके नीचे से आइस जैसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसमें जो ये ग्रीन वाला पार्ट है, ठीक है, इस पूरे को क्या बोलते हैं, स्टोमा, स्टोमेटा इसको बोला जाता है। सिंगल को स्टोमा बोलते हैं, बाकी इसको स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो ग्रीन है, ये जो ग्रीन एरिया है इसको क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। ये एक तरह से आइस का काम करता है, ये क्या है, गार्ड सेल्स है। अब होता क्या है, जब वाटर रूट के थ्रू जाइलम में ऊपर आता है तो वो वाटर क्या होता है, इसमें भर जाता है, कहां पर, यहां पर। अभी क्यों भरता है, देखो हमको मालूम है एक होता है हाई प्रेशर, एक होता है लो प्रेशर। कोई भी चीज हमेशा
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अपने आप ट्रांसफर करती है। एग्जाम्पल, आपके पास एक बड़ा सा बैलून फूला हुआ है, ठीक है, और आपके पास एक छोटा सा बैलून है। अगर आप इन दोनों को किसी पाइप से ऐसे कनेक्ट कर दो तो क्या होता है, इसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है ऐसा, और इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है। कब तक, जब तक दोनों में सेम शेप अचीव ना कर ले। सबने पढ़ा है। तो इसका मतलब कहीं भी हाइयर कंसंट्रेशन होता है तो वो कहां पर मूव करता है, वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है। अब जब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, जब आप पौधों की जड़ों में, रूट्स में आप पानी देते हो तो उससे क्या होता है, रूट्स में, जैसे आपका एक प्लांट है और ये आपका लीव है, अब रूट में आपने पानी डाला, यहां पर वाटर का क्या हो गया, हाइयर कंसंट्रेशन हो गया। अब यहां पर क्या हो गया, पानी का हाई कंसंट्रेशन हो गया। और लीव्स में क्या है, लो कंसंट्रेशन है। तो कोई चीज कहां से कहां मूव करेगी, हाई टू लो। इसलिए वाटर जाइलम टिश्यू के थ्रू धीरे धीरे मूव करके कहां पहुंच जाता है, लीव्स के पास पहुंच जाता है। अब लीव्स में कहां पहुंचता है, ये इन गार्ड सेल्स में पहुंचता है। ये जो आपको दिख रही है ग्रीन ग्रीन, इस गार्ड सेल्स में ये भर जाता है। जैसे ही भरता है तो क्या होता है, वो ऐसा क्लोज होता है तो ऐसे फूलने लग जाता है। ऐसा सबको दिख रहा है, ऐसा इसका ऐसा मूवमेंट रहता है। जब इसके अंदर पानी आएगा मेरी हथेलियों के अंदर तो ऐसे फूल जाएगा, और जब पानी निकल जाएगा तो ऐसे फूल जाएगा। पानी क्यों निकल जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में अगर देखेंगे, एटमॉस्फेयर में पानी का कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन क्या है, लो है। अब यहाँ पर लीव में कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन कम हो गया, तो पानी यहां से बाहर निकल जाता है। जैसे ही बाहर निकलता है क्या हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है। फिर पानी अंदर आता है, ये फिर भर जाता है, फिर ये खुल जाता है। तो जब ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, जब ये ओपनिंग और जब ये क्लोजिंग होती है, ओपनिंग के समय ही आपका CO2 इसके अंदर जाता है और यहीं से आपका O2 रिलीज होता है। गॉट इट। ये एक एक्टिविटी कंटिन्यूस चलती रहती है। क्लियर सबको। गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, O2 CO2 अंदर बाहर कैसे होता है, गार्ड सेल्स क्यों स्वेलो करती हैं, क्यों क्लोज्ड होती हैं। चलिए गुड, किसी को डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हो। चलिए आगे चले इस टॉपिक में। तो आपका यहाँ पर फोटोसिंथेसिस लगभग खत्म हो जाता है। अभी अगला इसमें टॉपिक है, कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, कि आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन चल रही है, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमको देखने के लिए। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, ये 4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। फर्स्ट, लाइट, जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई ट्यूबलाइट में हो सकता है या नहीं हो सकता, तो क्वेश्चन इज यस, कि ट्यूबलाइट की प्रेजेंस में भी आपका फोटोसिंथेसिस हो सकता है। व्हाई, ओनली 2% ऑफ सनलाइट इज यूज्ड। तो इसको लाइट ज्यादा नहीं चाहिए होती। क्या उसको इंपॉर्टेंट होता है, लाइट की इंटेंसिटी। ये लाइट की इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो आपका विजुअल स्पेक्ट्रम होता है, विबग्यो, जिस लाइट को आप देख सकते हो, उससे भी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल होता है। अब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कैसे होती है, अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है, मतलब अगर आपका समझो एकदम डार्क रूम होगा, तो आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रुक जाएगी। ठीक है। अगर लाइट लो इंटेंसिटी की है तो फोटोसिंथेसिस का जो स्पीड होगा वो स्लो हो जाएगा। अगर आपने लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो फोटोसिंथेसिस का रेट फास्ट हो जाएगा, पर आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो वो भी उसके लिए डेंजरस होता है, क्योंकि जो विजुअल लाइट होती है ये केवल विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में ही काम करता है। ठीक है। इफ द सन डज नॉट एग्जिस्ट स्टिल वी कैन सर्वाइव, यस यू कैन क्रिएट एनवायरमेंट ऐसा, पर वहां पर जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगी वो बहुत कम हो चुकी होगी। आपको बहुत सारे पेड़ लगाने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे लाइटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपका ये फिनोमिना काम करेगा। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस, ये क्या मैंने क्या बताया कि फोटोसिंथेसिस जो रेट होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो कैसे वेरी करती है। अगर इंटेंसिटी कम होगी
तो स्पीड समझो स्लो हो जाएगी। जैसे किसी भी काम को करने की जो स्पीड होती है ना वो स्लो हो जाती है अगर इंटेंसिटी कम है तो। अगर एक रेंज में है, किसमें, विजिबल रेंज में, विजिबल लाइट की रेंज में, तो इसका फोटोसिंथेसिस काफी अच्छा होता है। मतलब उसका रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 एंड फूड विल बी फास्ट। पर अगर एकदम हाई हो गई तो वो से उसकी प्रोफाइल को लो कर देगा। अब देखो जो फोटोसिंथेसिस होता है इट इज वेरी हाई। कौन से दो कलर्स में, अगर इसको ब्लू स्पेक्ट्रम मिलेगा, रेड स्पेक्ट्रम मिलेगा, इन दो स्पेक्ट्रम में जो विजिबल लाइट में भी 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स, इसमें भी केवल ब्लू कलर और रेड कलर में फोटोसिंथेसिस काफी फास्ट मूव करता है। मतलब उसका रेट ऑफ प्रोडक्शन काफी फास्ट होता है। फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन ग्रीन कलर, याद रखना, क्योंकि ग्रीन को क्या होता है, रिफ्लेक्ट किया जाता है, एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। ब्लू और रेड को ऑब्जॉर्व करता है और उसी में वो अपनी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो ग्रीन लाइट को वो एब्जॉर्व नहीं करता, रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए प्लांट्स हमको ग्रीन दिखाई देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका लाइट का पॉइंट, इंटेंसिटी लो होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लो रहेगा। अगर आपकी इंटेंसिटी थोड़ी आपने बढ़ा दी तो आपके फोटोसिंथेसिस का स्पीड बढ़ जाएगा। पर आपने बहुत तेज लाइट अगर आपने कर दी उस केस में भी क्या होगा, आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नीचे डाउन चला जाएगा। ये सेम चीज टेम्परेचर में वेरी करता है। ठीक है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज अप टू टेम्परेचर 40 डिग्री। आपके 40 डिग्री तक अगर आपका टेम्परेचर रहेगा, यस आप इसलिए प्लांट्स को आप रेड और ब्लू लाइट के स्पेक्ट्रम में आप रखोगे तो उनका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फास्ट रहेगा। तो अगर आप घर पे एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो ब्लू लाइट ही रेड से भी ज्यादा ब्लू प्रेफर्ड रहती है, ब्लू में और रेड में। तो आप अगर लाल बल्ब या ब्लू बल्ब लगाओगे उससे आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है। ठीक है, देन आपका जो टेम्परेचर रेंज कितना होना चाहिए प्लांट्स के लिए, 40 डिग्री। 40 डिग्री तक फोटोसिंथेसिस का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अच्छा रहता है। अगर कम होगा टेम्परेचर, उससे क्या होता है, जो एंजाइम्स का एक्टिविटी होता है वो लोअर हो जाता है, क्योंकि देखो इसमें एंजाइम रोल प्ले करते हैं हर पार्ट में। ठीक है, तो उससे क्या होता है, लो टेम्परेचर रहेगा तो एंजाइम्स की एक्टिविटी कमजोर पड़ जाती है, और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए ना तो टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, माइनस में भी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना 40 प्लस भी ज्यादा होना चाहिए। तो इसके बीच में आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अच्छा काम करता है। मतलब प्लांट्स अपना फूड अच्छा प्रिपेयर कर पाते हैं अगर टेम्परेचर 40 डिग्री तक हो। नेक्स्ट आपका CO2 है, क्योंकि आपके लिए CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो CO2 का कंसेंट्रेशन अगर लो रहेगा, एकदम लो, तब भी आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्लो रहेगा। अगर ये बहुत ज्यादा हाई चला गया तो ये प्लांट्स के लिए खतरनाक होता है, ये टॉक्सिक बन जाता है। ठीक है, आप भी जैसे O2 लेते हो, आप ज्यादा O2 ले लो तब भी आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, ज्यादा O2 भी लेना। आज मैंने एक न्यूज पढ़ा कि एक को लगा उसको कोविड है, उसने इंजेक्शन भी लगाने स्टार्ट कर दिया अपने आप को, उसने ऑक्सीजन भी लेना स्टार्ट कर दिया, और वो कोविड था नहीं, वो ज्यादा बीमार पड़ गया। तो कई बार ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें भी होती है, वो भी कई बार डेंजरस होती है। तो जैसे प्लांट्स के लिए CO2 इंपॉर्टेंट होता है, तो ज्यादा भी नहीं लेना है। इसलिए आप देखो जो हाईवे के अराउंड जितने प्लांट्स होते हैं वहां पर देखो CO2 दबा के होता है, लेकिन क्या उससे प्लांट हरे भरे होते हैं, नहीं होते। इसलिए CO2 का प्रेजेंस भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। देन वाटर, वाटर नॉर्मली जितना पानी हम पौधों को देते हैं उसमें से ओनली 1% को ऑब्जर्व करते हैं, बाकी सब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू एटमोस्फेयर में वापस रिटर्न कर दिया जाता है। तो प्लांट्स हार्डली 1% वाटर ही एब्जॉर्व करते हैं। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक किसी को डाउट है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। सर I have a doubt. नो डाउट तो नो इशू, बट बाकी सब लोग सर बताए। डाउट, डाउट है? यस सर। बोलो बच्चा क्या डाउट है। सर अगर प्लांट्स 1% ही वाटर यूज करते हैं तो सर हम इतना ज्यादा वाटर करते हैं और कम किया तो सूख जाते हैं सर, वो नहीं समझ आया। मैंने जैसे कल बताया था ना कि 20 kg पे कितना पानी पीना चाहिए अपने को, 1 लीटर। 1 लीटर, एग्री ना। अगर मेरा वेट 80 kg है तो मुझे 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अब तुम कहोगे नहीं सर आपका वजन तो 80 kg, आपको तो 80 kg पानी पीना चाहिए, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हाँ सर। तो हर एक की लिमिट होती है, उसी तरह प्लांट्स को भी 1% पानी ही चाहिए होता है।
ठीक है, पर उसमें नाप के डालोगे नहीं, वो एक 50 ग्राम पानी दिया, 100 ग्राम पानी दिया है, प्लांट को जितना चाहिए होता है ले लेते हैं, बाकी क्या है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर वापस रिलीज हो जाता है, वेस्ट नहीं होता पानी। एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, इट चेंजेस फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। ठीक है बच्चा, यस सर। ये मिलता कहाँ से मिलता है? बारिश से मिलता है ना। बारिश का पानी कहाँ से आता है? सी से आता है। सी में कहाँ से आता है? नदी से आता है। तो पूरा साइकिल रोटेट होता है पूरा पानी का। सर यस बच्चा। सर आई हैव वन डाउट। सर ये थर्ड पॉइंट है CO2 वाला, वो समझ में नहीं आया सर मेरे। जैसे CO2 का जो कंसंट्रेशन होता है ना, जैसे प्लांट्स की आपको मालूम है कि दो चीज चाहिए, H2O चाहिए और हमको CO2 चाहिए। ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में 0.003 परसेंटेज किसका होता है? CO2 का होता है। दैट इज सफिशिएंट फॉर द प्लांट ग्रोथ। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि यार प्लांट्स को CO2 ज्यादा देने की जरूरत है, तो आपने क्या किया, एक किसी कंटेनर में CO2 भर लिया और इसका एक ट्यूब आपने प्लांट्स के ऊपर छोड़ दिया। आप समझोगे मैं इसको ज्यादा CO2 दूंगा तो ये जल्दी ग्रो करेगा, ऐसा नहीं होगा। जितना हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का जो कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, दैट इज सफिशिएंट टू टेक प्लेस द फोटोसिंथेसिस। आपको उसको अलग से CO2 फीड करने का जरूरत नहीं होता है। तो जैसे आप देखो हाईवेज के अलोंग में जहां पर आपका ट्रैफिक ज्यादा होता है, उस लोकेशन पे अगर आप चेक करोगे परसेंटेज ऑफ CO2, वो आपको ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू होल एटमॉस्फेयर। आप एटमॉस्फेयर में नॉर्मली किसी जगह पे जाकर चेक करोगे तो आपका कंसंट्रेशन कम रहता है, लेकिन हाईवे के अगेंस्ट में या सिटी के अंदर आप देखो तो कंसंट्रेशन CO2 आपको ज्यादा मिलेगा। तो वहां पर जो प्लांट्स होंगे, एक प्लांट फॉरेस्ट में है और एक प्लांट सिटी में है, दोनों की आप फिजिकल हेल्थ देखना, तो जो शहर का प्लांट होगा वो इतना हेल्दी नहीं दिखाई देगा एज कम्पेयर टू एक प्लांट जो गांव में है। एग्री बच्चा? क्लियर? यस सर। ओके बच्चा। आर्या ने पूछा सर 12H2O becomes 6H2O then isn't it 50% absorbed? नहीं आर्या बेटा, ऐसा नहीं होता। जो मैंने कहा ना कि 12H2O जो होता है ये वाटर मॉलिक्यूल्स नीडेड है, किसके लिए? ये एक्चुअल में पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता है। ये जो 12H2O है मॉलिक्यूल्स है, ये एक तरह से बेसिक नीड है हमको NADP और ATP का कन्वर्जन के लिए। जो 6CO2 है वो ऑलरेडी 6CO2 तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, ये पूरा कंज्यूम नहीं होता है। आप देखो उसमें जो हाइड्रोजन है ना, वो ग्लूकोज में भी ऐड हो जाता है। अगर आप उस रिएक्शन को आप वापस देखोगे, ये आपको ऐसा दिख रहा है ना, 6CO2 प्लस 12H2O, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये देखो बच्चा, ये 12 में से आपको ये वाटर तो एज इट इज दिख रहा है, लेकिन जो बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स है ये अपने आप को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। गॉट इट? ये कन्वर्ट हो रहा है, ये पानी नहीं रह जाता, ये सिर्फ कन्वर्ट हो रहा है। ठीक आ रही है बच्चा? ओके चलिए आगे चले अभी। ओके, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आता है कि आपको डेमोन्स्ट्रेट करना होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल, वाटर, CO2 एंड सनलाइट, ये चारों एसेंशियल है क्या? अभी हमने चारों चीजें पढ़ी, आपको क्या क्या एसेंशियल है? आपको सनलाइट भी चाहिए, आपको टेम्परेचर भी चाहिए, आपको CO2 भी चाहिए, आपको वाटर भी चाहिए। अभी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमको बताना होता है कि ये सब चीजें फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे और उसमें हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट का शुरुआत कैसे होता है? जैसे आपने मनी मनी प्लांट देखा होगा, ये जो लीफ है किसका है? मनी प्लांट का है। मनी प्लांट, अमरबेल जिसको हिंदी में कहते हैं। इसमें दोनों कलर आप देखते हो, इसमें कुछ पोर्शन कैसा होता है? ग्रीन होता है, कुछ पोर्शन में येलोइश भी होता है, और उसमें कुछ व्हाइट पैचेस भी होते हैं, आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो, है ना। इसको क्या बोलते हैं? वेरीगेटेड लीफ। ये एकदम कंप्लीटली येलो भी नहीं होता, ये कंप्लीटली ग्रीन भी नहीं होता, इसमें दोनों आपको कलर दिखाई देते हैं। अब आपको करना क्या क्या, देखो ध्यान से देखो, ये एक्सपेरिमेंट ध्यान से देखना क्या क्या इसमें करना होता है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? कीप द प्लांट
इन डार्क रूम फॉर 3 days। आपको क्या करना है, प्लांट को आपको लेना है, आपको क्या करना है, प्लांट को लेना है, उसको 3 दिन तक एक डार्क रूम में आपको उसको रखना है। क्यों रखना है, कि जितना भी उसकी लीफ में जो भी स्टार्च प्रेजेंट होगा, हमने भी क्या पढ़ा था, जो ग्लूकोज होता है, जो फोटोसिंथेसिस के टाइम क्या था, ग्लूकोज किस में चेंज हो जाता है, स्टार्च में चेंज होता है, और वो लीव्स में फ्रूट्स में जाके स्टोर हो जाता है। तो 3 दिन तक जब हम इस प्लांट को एक रूम में अंधेरे कमरे में रखेंगे तो क्या होगा, जितना भी उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, स्टार्च प्रेजेंट होगा, वो क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। किसमें, लीव्स में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। क्योंकि हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, सनलाइट इज रिक्वायरमेंट, सनलाइट जरूरी है। तो हमने 3 दिन इसको क्या किया, उसको अंधेरे कमरे में रखा, कोई लाइट नहीं दी वहां पर। तो 3 दिन में क्या होगा, जैसे आपको 3 दिन एक कमरे में भूखा छोड़ दिया जाए, तब 3 दिन में आपको हेल्थ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में जो ऑलरेडी फैट है या बाकी आपका जो सिस्टम है ना, वो आपको ये सब करने पर मजबूर नहीं करेगा। आपको आपका जो स्टार्च है, आपको जो ग्लूकोज है, वो आपको 3 दिन तक आपको सस्टेन करेगा। और जैसे जैसे आपका अंदर का ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, आप क्या बोलोगे, मुझे अब खाना चाहिए खाने के लिए। तो 3 दिन के लिए आपने क्या किया, प्लांट को एक डार्क रूम में छोड़ दिया। फिर 3 दिन बाद क्या करना है, इसी प्लांट को हमको लाना है सनलाइट में 6 आवर्स के लिए, ताकि फोटोसिंथेसिस फिर से स्टार्ट हो जाए। ये इसका सेकंड स्टेप है। 6 घंटे बाद क्या करना है, उसमें से कोई भी एक लीफ, हमारा जो एक लीफ है, हम कोई भी उसमें से एक लीफ तोड़ लेंगे। पूरे प्लांट को नहीं तोड़ना है, आपको सिर्फ एक लीफ को प्लग करना है, वहां से तोड़ के निकालना है। और अभी आप उसको कैसे दिखाई देगा, आपको उसमें कुछ ग्रीन पैच दिखाई देगा और कुछ आपको येलो पैच दिखाई देगा। तो आपको ट्रेसिंग करना है, किसको, येलो वाले पैच को। पेन से आपने सबने ट्रेसिंग पेपर यूज किया होगा, ट्रेसिंग पेपर और पेंसिल से आपको क्या करना है, एरिया ट्रेस करना है। कैसा ट्रेसिंग करना है, ऐसा ये आपको दिखाई देगा कि भाई ये पोर्शन कौन सा है, ये येलो पोर्शन में इसको मार्किंग करके रख लिया है ऐसा, ये मुझे पता लग जाएगा भाई ये येलो वाला पोर्शन था जो मैंने पहले लिया था। अब क्या करेंगे नेक्स्ट में, नाउ कीप दिस लीफ इन बॉइलिंग वाटर। क्यों करना है, टू ड्रेन और द स्टार्च इन द लीफ। अभी हमने क्या किया, इसको फिर से एक पानी लिया, पानी गर्म किया नीचे, और इसमें पत्ते को डाल दिया, ताकि इसमें जितना भी स्टार्च है सब निकल जाए। इसको डी स्टार्च बोलते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसको डी स्टार्च कर रहे हैं। अब पूरा स्टार्च हमने इसमें से निकाल दिया। अब क्या करना है, अब इस पत्ते को अगेन अल्कोहलिक बाथ देना है। अल्कोहलिक बाथ कैसे दिया जाता है, अब डायरेक्ट अल्कोहल में इसको नहीं डुबोते। आप क्या करते हो, सेम पानी लेते हो, यहां तक इसको पानी भर देते हो ऐसा। अब इसमें आप एक बाउल और रखते हो जिसमें अल्कोहल होता है। जब ये नीचे वाला पानी गर्म होता है तो इस अल्कोहल को भी क्या करता है, गर्म करता है। आप इसके अंदर पत्ता छोड़ देते हो, इससे क्या होगा, ये डी कलर हो जाएगा। इसके अंदर जो भी कलर था, पहले पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने स्टार्च को निकाल दिया। दूसरे स्टेप में क्या किया, हमने सारा कलर भी निकाल दिया। पत्ता हमको एक जैसा व्हाइट कलर का दिखाई देगा। अभी किस कलर का दिखाई देगा, हमको व्हाइट कलर का दिखाई, हमने उसमें से सारा कलर भी निकाल दिया। कब, जब उसमें हमने उसको अल्कोहलिक बात दिया। 5 मिनट के लिए देना, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है आपको। अब क्या करना है, अब इस लीफ को हमको क्याई सॉल्यूशन में डालना है। क्याई मतलब आयोडीन सॉल्यूशन, ब्लू कलर का होता है, ब्लू ब्लैक कलर का सॉल्यूशन होता है। जब इसमें डिप करेंगे, जब इसमें डिप करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो येलोइश पार्ट है उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं आता। जो येलोइश पार्ट है उसमें कुछ भी कलर चेंज नहीं आता। लेकिन जो ग्रीन पार्ट है, हो सकता है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्टार्च बचा हो, क्योंकि पूरा स्टार्च नहीं निकलेगा। थोड़ा थोड़ा जो ग्रीन पार्ट रहेगा वो कैसा बन जाएगा, ब्लू ब्लैक बन जाएगा। ये ब्लू ब्लैक क्या बताता है, इसमें अभी भी स्टार्च की ट्रेसेस बाकी है। वाई अल्कोहल जनरेटर टू कीप इन वार्म वाटर नॉट सेपरेटली। बेशक जब आप अगर डायरेक्ट आप अल्कोहल को आप डायरेक्ट आग लगाओगे, ये जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। आपने पेट्रोल को देखा ना बच्चा, हम पेट्रोल एक तरह से अल्कोहल ही होता है।
अगर उसको डायरेक्ट आप बर्तन लेके गैस के ऊपर गर्म करोगे, आग लग जाएगी, इसलिए उसको हम हॉट बाथ देते हैं। ठीक है प्रार्थना? ओके, और किसी का डाउट है कुछ? तो आपको ऐसा दिखाई देगा स्ट्रक्चर लीफ बाथ में। तो जो भी एक ग्रीनिश पार्ट था वो कैसा हो गया अभी? ब्लू ब्लैक। तो ये क्या शो करता है? ये स्टार्च की प्रेजेंस शो करता है। स्टार्च कब होगा? जब फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस कब होगी? जब क्लोरोफिल होगा। इसका मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टार्च बनेगा। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्लोरोफिल का प्रेजेंस होना चाहिए। दूसरा, सनलाइट भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर सनलाइट होगी तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है? इसी में एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है आपका CO2 वाला, कि कैसे चेक करेंगे कि CO2 मस्ट है। वाटर तो पता ही अपने को, अगर पानी नहीं देंगे तो वैसे ही उसका हालत खराब हो जाएगा। CO2 वाला भी। ठीक है? CO2 के केस में क्या करते हैं हम लोग? सेम फर्स्ट स्टेप सेम है। आपको दो प्लांट्स लेने हैं अभी, आपको 2 प्लांट्स लेने हैं। ये प्लांट ए और एक प्लांट बी। ठीक है? ये आपके दो प्लांट के दो सेटअप है। आपको फर्स्ट क्या करना है? 3 डेज के लिए दोनों प्लांट्स को डार्क रूम में रखना। सेम स्टेप है ये। अभी हम क्या किसका चेक कर रहे हैं? CO2 के लिए। 3 दिन के लिए आपको दोनों प्लांट्स को डार्क रूम में रखना है। सेम वही चीज, आपका डार्क रूम में होने से क्या होगा? आपका पूरा स्टार्च खत्म हो जाएगा। अब क्या करना आपको? इसको बाहर लाना है दोनों को, और एक ग्लास जार में इसको ढक देना है। ग्लास जार में इसको ढक देना है, प्रॉपरली ढका होना चाहिए ऊपर से। और एक में क्या करेंगे? एक में यहां पर एक बाउल में KOH रखेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH यहां पर रखेंगे। ये KOH क्या करता है? इस जार के अंदर जितनी भी CO2 होगा उसको खा जाता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये दोनों डार्क, ये ओपन स्पेस में रखे हैं, दोनों के ऊपर ग्लास जार रखा हुआ है। बट एक बी वाले में हमने क्या कर दिया? हमने उसमें KOH सॉल्यूशन रख दिया है। हमने उसमें क्या कर दिया? हमने इसमें KOH सॉल्यूशन रख दिया है। अब इसमें क्या होगा? सनलाइट आएगी, अंदर इसमें CO2 है, तो यहां तो देखोगे आप फोटोसिंथेसिस होगा। पर यहां पर KOH क्या करेगा? अंदर जितनी भी CO2 थी इसको प्लांट तक नहीं जाने देगा, ये इसको एब्जॉर्ब करके अंदर से CO2 खत्म कर देगा। और यहां से आपका फोटोसिंथेसिस, इस लीव्स में अब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। वो कैसे पता लगेगा? 6 घंटे बाद, आफ्टर 6 आवर्स, एक प्लांट, एक लीव इसका ले लो, यहां से एक लीव ले लो, ये प्लांट ए का लीव, एक लीव इसका ले लो बी वाले का, और सेम प्रोसेस करना है। हमको इसको गर्म पानी में इसको गर्म करना है, फिर इसको अल्कोहलिक बाथ देना है, और फिर इसको आयोडीन सॉल्यूशन में इसको डालना है। और जब देखेंगे तो यहाँ पर तो ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा, बट यहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर CO2 मिले नहीं उसको। जब CO2 उसको मिली नहीं तो वहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं। जब फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं तो ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं होगा, ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं होगा तो स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगा, स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगा तो आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कंडीशन आएगी ही नहीं। ये एक्सपेरिमेंट कभी कभी पूछा जाता है, पर ये पूरा थ्योरेटिकल ज्यादा है। क्लियर सबको है? इसमें कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हो। इसमें थ्योरी आपको ज्यादा लिखनी पड़ेगी, जैसे मैंने एक स्टेप्स लिखे ना, ऐसे आपको ऐसे 5-6 सारे स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे। आगे चल सकते हैं? एक बार अटेंडेंस दे दो फटाफट सब लोग। Is it necessary to keep the whole plant in jar?
Why we cannot directly put leaves? बेटा जार हम नहीं रखेंगे ना, तो जो CO2 है वो एटमॉस्फेयर से फिर CO2 ले लेगा ना बच्चा। CO2 हमको उसको नहीं पहुंचाने देना है, इसलिए हम दोनों के ऊपर जार रख रहे हैं। और एक में हम वो क्यूएच रखेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, उससे क्या होगा, वो पूरी CO2 को एब्जॉर्व कर लेता है। और जार रखेंगे तो एटमॉस्फेयर से CO2 नहीं लेगा। चलो जल्दी अटेंडेंस दो फटाफट एक बार सब लोग। सर यस बच्चा। सर आज केमिस्ट्री का क्लास कब होगा? 7 बजे बच्चा। थैंक यू। ओके सर। यस बच्चा। डबल क्लास कभी कभी मौका मिलता है 10th वालों को पढ़ने के लिए। आगे चलें। यस, अभी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स खत्म हो गया, अभी हम न्यूट्रिशन एनिमल्स पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बड़े एनिमल भी हैं, छोटे एनिमल भी हैं। तो सबसे छोटा एनिमल कौन सा होता है? अमीबा। चाहे अमीबा हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे कोई भी एनिमल हो, सब में स्टेजेस सेम रहती है। कौन कौन सी 4 स्टेज होती हैं? 5 स्टेज होती है एक तरह से। किसको मालूम है कौन कौन सी 5 स्टेज होती है न्यूट्रिशन में? इंजेक्शन, इंजेशन, डाइजेशन, absorption, एब्जॉर्प्शन, digestion, एसिमिलेशन, Excretion. digestion. यस, ये 5 एक स्टेज चीज है होती है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के पास। ठीक है, तो आप अमीबा को स्टडी करेंगे या ह्यूमन बीइंग को स्टडी करेंगे, ये पांचों स्टेज के थ्रू जाता है। इंजेक्शन का मतलब होता है फूड को बॉडी में अंदर इनटेक करना है। फूड अभी बाहर है, फूड जो बॉडी में अंदर आएगा उस लेने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंजेक्शन। सेकंड डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? जो फूड अभी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है उसको एंजाइम्स को यूज करके, अलग अलग टाइप के एंजाइम यूज करके हम उसको सिंपलर फॉर्म में उसको ब्रेक करते जाएंगे। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में ब्रेक होता है, आपका फैट आपका फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है, आपका प्रोटीन आपका अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। तो डाइजेशन में क्या होता है? आपका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो एकदम बेसिक कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। फिर एब्जॉर्वेशन क्या होता है? अब आपका जो ये पूरा जो खाना बना था अब ये एकदम बेसिक एलिमेंट की फॉर्म में आ गया, अब ये बॉडी इसको एब्जॉर्व करती है। ठीक है, फिर वो ब्लड में हर जगह पहुंचती है, फिर वो ब्लड से हर सेल में पहुंचती है, वहां पर उसका रिएक्शन होता है, O2 के साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है, वहां पर रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, और जो अनवांटेड फूड बच जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, बॉडी से थ्रो करना बहुत जरूरी होता है, उसको बोलते हैं इंजेक्शन। तो 5 स्टेज में हमारा पूरा न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो एक अमीबा के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। अमीबा एक सिंपल यूनिसेलुलर एनिमल है, कहां पर रहता है? प्लांट्स में, वाटर में रहता है। ठीक है, ये आपको देखो अमीबा का स्ट्रक्चर है। अमीबा एक सिंगल सेल है। अब जब भी अमीबा की आपने शेप देखा होगा, अमीबा का कोई शेप फिक्स नहीं होता, इसको हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। इसके जो पैर होते हैं इसको क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। तो जब भी कोई खाने का ऑब्जेक्ट, फूड पार्टिकल इसके पास में आता है तो अपने सूडोपोडिया को ऐसे आगे मूव करता है और ऐसा इसको क्लोज करने की कोशिश करता है, ऐसा इसको ऐसा ऐसा क्लोज करने की कोशिश करता है। जैसे आपके पास कोई चीज आए, अपन बॉल पकड़ते हैं क्रिकेट के बॉल ऐसे, तो ऐसे जब कोई चीज इसको ऐसे पकड़ने की अपने अंदर कोशिश करता है, लेकिन ये अपने इसके अंदर एकदम बॉडी के अंदर इन्वॉल्व नहीं करता। ठीक है, वो ऐसे एक फूड वैक्यूले बना लेता है। क्या बना लेता है? एक फूड वैक्यूले बना लेता है। ये स्पेस रहता है, पूरा बाउंड्री रहती है, इसके अंदर फूड रहता है। अब अमीबा क्या करता है? साइटोप्लाज्म से कुछ एंजाइम्स इसके अंदर भेजता है। ये अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म क्या करता है? कुछ एंजाइम्स इसके अंदर भेजता है। अब ये एंजाइम से क्या होता है? ये जो फूड पार्टिकल प्लस एंजाइम्स जब मिलते हैं तो इस फूड को क्या करते हैं? वो सोल्यूबल बना देते हैं। सोल्यूबल मतलब वो इस मेम्ब्रेन से बाहर आ सकता है। फूड जो अभी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट था, एंजाइम क्या करता है? उसको ब्रेक करता है। ब्रेक होने से क्या होता है? ये बन जाता है वाटर सोल्यूबल। ये क्या बन जाता है? वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स बन जाते हैं।
अब ये जो मेम्ब्रेन होती है, फूड वैक्यूले जो होता है, इसके थ्रू जो फूड सोल्यूबल होता है वो इसके अंदर चले आता है साइटोप्लाज्म में, और जो अनवांटेड पीस होता है, जो कंज्यूम मतलब जिसको पूरा ब्रेक नहीं कर सकते, ये जो पार्ट बचता है ये वाला, ये वो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। क्योंकि कुछ आप जो भी खाते हो वो पूरा डाइजेस्ट नहीं होता, आप पूरे पार्ट को आप कन्वर्ट नहीं कर पाते। जो पार्ट कन्वर्ट हुआ वो तो कहाँ चला गया, वो चला गया साइटोप्लाज्म में। जो पार्ट कन्वर्ट नहीं हुआ वो रह जाता अनडाइजेस्टेड, और वो अनडाइजेस्टेड क्या होता है, वापस फिर से ऐसे फिर से वापस आपका एक खुल जाता है फूड वैक्यूले, और ये अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। तो एकदम सिंपल प्रोसेस होती है, फूड बाहर से आता है, फूड आपका बाहर से आता है, आप उसको अपना एक कवरिंग बना के आप उसको अपने अंदर उसको कवर करते हो, ये साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं जाता है, ये फूड वैक्यूले के अंदर ही रहता है। फिर साइटोप्लाज्म क्या करता है, वहां पर एंजाइम्स भेजता है। एंजाइम्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को सिंपल कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, और वो वाटर सोल्यूबल बन जाता है। उसके बाद वो जो मेम्ब्रेन होती है, जो फूड वैक्यूले होता है, ये जो मेम्ब्रेन होती है पतली सी, इसके थ्रू ये वापस इसके अंदर स्टफ आ जाता है, जो सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट है या फैट है, प्रोटीन जो भी है, वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो इजेक्शन के थ्रू ये बाहर ओपनिंग, फिर से ओपनिंग हो जाती है और ये फूड ये बाहर चले जाता है। और इस तरह से अमीबा में ये रिएक्शन होती है। ये बहुत सिंपल होता है, कभी कभी 1 या 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आपको इसको मिली डायग्राम्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना होता है। सिंपल है, कुछ डाउट इसमें? क्लियर है तो आगे चलें, क्योंकि मेन तो इसमें ह्यूमन है, ह्यूमन जो न्यूट्रिशन है काफी बार आता है और 5 मार्क्स में आता है। चलिए आज का टॉपिक हम ह्यूमन न्यूट्रिशन तक पढ़ेंगे, फिर हम वाइंड अप करेंगे। तो ये ह्यूमन न्यूट्रिशन का पूरा डायग्राम है। तो जैसे अमीबा तो एक सिंगल सेल होता है, ठीक है, वो अपने सिंगल सेल के थ्रू फूड फूड इंटेक करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, फूड को एसिमिलेट करता है, सिंगल सेल में सब कुछ हो जाता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग और बाकी सारे एनिमल्स, इसमें मल्टी ऑर्गन्स होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम का डायग्राम आपको जब भी बनाने को आए तो आप ये वाला बनाने की कोशिश करना, ये लेफ्ट साइड वाला। ओके, एसिमिलेशन मतलब होता है बच्चा, जैसे सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अब ये जब ह्यूमन बॉडी में जब पढ़ेंगे ना, जब फूड यहाँ पर आता है, इसको बोलते हैं एसिमिलेट होना। फिर यहाँ पर क्या होता है, हमारा फूड आता है C6H12O6, सेल में ऑक्सीजन पहुंचती है, ये यहाँ पर वापस ब्रेकअप होकर क्या बन जाता है, CO2 प्लस H2O। फूड को हर सेल तक पहुंचाना, और वहां पर जो उसको प्रोसेसिंग का होता है, एसिमिलेट करना, उसको अपने हर सेल तक पहुंचाने तक प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेट करना, ठीक है। नीचे अभी प्रोसेस में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है बच्चा। तो एग्जाम में अगर आपको डायग्राम आता है तो ये आप लेफ्ट वाला डायग्राम बनाना, ये वाला, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या क्या होता है, माउथ जिसके थ्रू हम फूड इंजेक्ट करते हैं, हमारे इस पार्ट को बोलते हैं बकल कैविटी, ये पार्ट को इसको बोलते हैं यहाँ पर बकल कैविटी, जो हमारा जिसमें हमारा जबड़ा, जॉ, टीथ, टंग, ये सब उसमें काउंट होता है, ठीक है। फिर ये फेरिनेक्स होता है, यहां से जब खाना मूव करता है यहां तक, इस पाइप को हम बोलते हैं फर्नेक्स। उसके नीचे ये जो पाइप होती है इसको बोलते हैं इसोफेगस। आपको पहले डायग्राम दिखाया था कौन कौन से इसमें ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। इसोफेगस हो गया, ये आपका स्टमक रहता है, ये पाइप डायरेक्टली यहाँ पर कहाँ पर कनेक्ट होती है, स्टमक में आके कनेक्ट होती है, ये सबके हम सबके अंदर का स्ट्रक्चर है। इस स्टमक के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर राइट साइड में आपके लीवर होता है। अगर आपको कहीं बोला है लीवर क्या, तो लीवर हमारे राइट साइड में होता है, और हमारे हार्ट के नीचे हमारा ये स्टमक रहता है। ये जो बीच का पोर्शन होता है, ये इस पोर्शन को नीचे तक हम एब्डोमन कहते हैं, इस पूरे को क्या कहते हैं, इसको एब्डोमन। ये वर्ड का कई बार काम आएगा। स्टमक के नीचे ही, जस्ट नीचे,
पेनक्रियाज होता है। स्टमक के जस्ट नीचे ऐसे लंबा सा येलो ग्रीन कलर का पेनक्रियाज होता है, ठीक है। इस लीवर से के नीचे ये छोटे से गॉल ब्लैडर होता है, ये बहुत काम का होता है गॉल ब्लैडर, ठीक है। लीवर से और बेल ग्लैडर को अपन कनेक्ट करते हैं, लीवर से और बेल ग्लैडर कनेक्ट कौन करती है, इसको बोलते हैं बाइल डक्ट। ये छोटी सी को ब्लू कलर की जो पाइप आपको दिख रही है बाइल डक्ट, और ये पेनक्रियाज आपस में कनेक्ट होता है। यहां से आपका स्टमक से यहाँ पर आता है, नीचे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो छोटे वाली आप देख रहे हो रेड वाली, ये जो घूम रही है बार बार कोयल के फॉर्म में, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो साइड में, इसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। फिर ये रेक्टम और देन एनस। तो ये आपका पूरा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। आपको एक एक पार्ट पता होना चाहिए हम क्या क्या है। ऊपर से वापस माउथ, सबसे ऊपर माउथ रहता है, बकल कैविटी, देन डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स भी होते हैं जो अंदर होते हैं बकल कैविटी के अंदर, फर्नेक्स, ईसोफेगस जो इंपॉर्टेंट है जो हमको रोल प्ले करने हैं, स्टमक, गॉल ब्लैडर, लीवर, पेनक्रियास, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो पूरे डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब बीमा भी देखो एक छोटा सा सेल था, वहीं पर अपना खाना आया, वहीं पर वो फूड वैक्यूले बना, वहीं पर एंजाइम पहुंचे, वहीं पर वो ब्रेक डाउन हुआ, फिर उसको एसिमुलेट किया, उसको इजेक्ट कर दिया। पर एनिमल्स में ऐसा पूरा स्ट्रक्चर रहता है, और ये स्ट्रक्चर लगभग हर एक एनिमल प्लांट्स एनिमल में हर एक एनिमल में पाया जाता है, चाहे जानवर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सब में स्ट्रक्चर लगभग सेम रहता है, डिफरेंट नहीं रहता। तो ये सारे ऑर्गन्स रोल प्ले करते हैं, हर एक का इंपॉर्टेंट रोल है। तो हर एक का रोल भी पढ़ेंगे, कहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करता है, कहाँ पर फूड कैसे कैसे ब्रेक होता है। मेनली हमने उस दिन पढ़ा था हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट मेन है, हम फैट भी कंज्यूम करते हैं, हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। ये हमारे फूड का मेन पार्ट होता है, कार्ब्स, फैट एंड प्रोटीन्स। जब हम इंटेक करते हैं ये सब कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं, स्टार्च की फॉर्म में होते हैं, फैटी एसिड्स के फॉर्म में होते हैं, प्रोटीन्स की फॉर्म में होते हैं, पर बॉडी इसको ऐसे एक्सेप्ट नहीं करती है। वो बॉडी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी, फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करेगी, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगी, और वो पार्ट हमारी बॉडी एसिमुलेट करती है। तो हर स्टेप पे धीरे धीरे क्या होता है, ये फूड ब्रेक होता जाता है, अलग अलग जगह से अलग अलग ऑर्गन से कई सारे एंजाइम्स आते हैं, इस पर रोल प्ले करते हैं। अब उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके जी, चले आगे। यहां तक क्लियर सबको? चलिए अभी हम ऊपर से चलेंगे नीचे तक पूरा आराम से एक एक पार्ट को समझते हुए। एलिमेंट्री कैनल, सबसे बेसिक एलिमेंट्री कैनल क्या है, हमारे बॉडी में ऊपर से माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक एक कंटिन्यूसली लॉन्ग पाइप होती है, इसको कहा जाता है एलिमेंट्री कैनल। ये तकरीबन 9 मीटर लंबी होती है। अगर आप अपनी हाइट देखोगे, आप और मैं अगर अपनी हाइट देखते हैं तो नॉर्मली हमारी हाइट 1.2 मीटर के ऊपर तो नहीं होगी, होगी या नहीं होगी? हमारी 100 प्लस, आपकी 140 के आसपास होगी, मेरी 170 के आसपास होगी। तो मोटा मोटा हमारी हाइट 1.6 मीटर, मैक्सिमम 2 मीटर लगा लो। अगर बड़े से बड़ा आदमी भी ले लेंगे तो 2 मीटर पकड़ लो। पर हमारे मुंह से लेके एनस तक जो टोटल एलिमेंट्री कैनल होती है, उसका जो टोटल लेंथ होता है वो कितना होता है? 9 मीटर का लेंथ होता है। विड्थ इसकी वेरी करती है बच्चा, इसकी विड्थ वेरी करती है। जैसे माउथ में इसका ओपनिंग अलग रहता है, ओसोफेगस पे इसका लेंथ वेरी होता है, और यही पाइप स्टमक के थ्रू भी होती है, तो स्टमक का साइज बढ़ जाता है। तो एवरी लोकेशन पे इसका विड्थ चेंज होता है, ठीक है। तो लगभग 9 मीटर की लंबी ये ट्यूब होती है। मस्कुलर वॉल मतलब पूरी मसल से बनी होती है, ठीक है। ये पूरी किससे बनी होती है? ये प्योर मसल से बनी होती है। अब इसका जो फर्स्ट ओपनिंग होता है उसको हम कहते हैं माउथ। माउथ मतलब हमारे लिप्स, हमारा ओपनिंग गेट जो होता है वो होता है हमारा लिप्स। उसके थ्रू हम फूड क्या करते हैं?
इंटेक करते हैं। तो जैसे हम लोग फूड इंटेक करते हैं, तो आप देखो कई बार मम्मी जब घर में खाना बनाती है तो खुशबू से ही हमारे अंदर क्या होता है, मुंह में पानी आता है, बोलते हैं मुंह में पानी आना स्टार्ट हो गया। तो मुंह में पानी क्यों आता है? इस सलेवा रिलीज की वजह से आता है। हमारे अंदर जो बकल कैविटी होती है, बकल कैविटी मतलब हमारा जो, हमारा टंग, हमारा टीथ का स्ट्रक्चर, ये जो पूरा अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। इसमें अलग अलग लोकेशंस पे स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स मतलब जहां से आप एंजाइम को रिलीज करते हो, यहां से आप क्या करते हो? एंजाइम्स को रिलीज करते हो। ठीक है, तो आपने जैसे खाना खाना स्टार्ट किया, अब खुशबू आ गई, नाक को खुशबू आ गई है, हमारे माइंड को अलर्ट आ गया है, हाँ भाई खाना हमारे पास पहुंच गया है। ठीक है, खुशबू से ही पता लग जाता है कि अब खाना हम खाने वाले हैं। तो हमारे जो स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं कहाँ कहाँ पर होते हैं? ये हमारे टंग के टिप पे रहते हैं। जो टंग ऑफ द टिप होता है ये वहां पर भी होते हैं। हमारे लोअर पार्ट ऑफ जो हमारा जबड़ा होता है, नीचे वाला जबड़ा, उसके लोअर पार्ट पे भी ये ग्लैंड्स होते हैं। तो दो तीन लोकेशंस पे ये स्लेवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं? ये एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। कौन से एंजाइम को रिलीज करते हैं? तो जो फर्स्ट वाला एंजाइम होता है उसको बोलते हैं स्लेवरी एमाइलेस। इसको कई बार कहा जाता है, ज्यादा अगर टेक्निकल भाषा में लिखेंगे इसको कहते हैं पेटिलिन। ठीक है, इसको आप स्लेवरी एमाइलेस भी लिखेंगे तब भी करेक्ट है, आपने इसको पेटिलिन लिखा ये तब भी करेक्ट है। अब ये एंजाइम क्या करता है? हमारे माउथ के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होना स्टार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च, जो क्या होता है स्टार्च, इसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। और माउथ के अंदर ही हमारा 30% कार्बोहाइड्रेट हमारा किसमें? शुगर में चेंज होने लग जाता है, मतलब ग्लूकोज बनना स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ के अंदर ही आपका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। जो स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं वो 2 या 3 टाइप के एंजाइम्स निकालते हैं। फर्स्ट एंजाइम कौन सा होता है? इसको पेटिलिन कहते हैं, इसको स्लेवरी एमाइलेज भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये स्टार्च को शुगर में चेंज करना शुरू करता है। फर्स्ट काम माउथ में ये होता है। सेकंड काम क्या होता है? इसके अंदर एक एंजाइम और निकलता है, इसको कहते हैं लाइजोम। एक ये एंजाइम भी रिलीज होता है साथ साथ में। फूड में अगर कोई बैक्टीरिया पार्टिकल्स वगैरह हो तो उसको किल करने का काम कौन करता है? लाइजोम्स। तो माउथ में दो फंक्शन होते हैं। आप जो खाना खाते हो, लाइजोम एंजाइम क्या करेगा? बैक्टीरिया किल करेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? जो पेटिलिन करके जो एंजाइम है वो फूड को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, स्टार्च को शुगर में चेंज करना स्टार्ट करता है। ये दो इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट होते हैं और माउथ के अंदर ही 30% कार्बोहाइड्रेट शुगर में चेंज होना शुरू हो जाता है। यहां तक कोई डाउट किसी को? बोलो बच्चा। एलिमेंट्री कैनाल होता है सर, वो स्टमक ये सब उसी का मतलब पार्ट्स होते हैं ना? ये एक्चुअली में पूरी पाइप होती है जो इन सब पार्ट से कनेक्ट होती है। ये देखो ये कनेक्ट है, यस। ये स्टमक से भी कनेक्ट है, यहाँ से जो बाइल डक्ट आएगा इससे भी कनेक्ट है, ये हर एक से कनेक्ट होती है। पर ये इंटेस्टाइन उसी का पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन उसी का पार्ट होता है। स्टमक अलग ऑर्गन है, लीवर अलग ऑर्गन है, पैनक्रीज अलग ऑर्गन है। एलिमेंट्री कैनाल में बच्चा एक तरह से रूट है, इसका कोई खुद का फंक्शन नहीं है, ये एक तरह से रूट है जिसके थ्रू पूरा फूड प्रोसेस होता है, जहाँ पर इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, मतलब पूरे प्रोसेस जो होता है न्यूट्रिशन का ये पूरे एलिमेंट्री कैनल के थ्रू होता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट ओपनिंग्स होती है। कुछ ओपनिंग आपकी स्टमक से कनेक्टेड होती है, कुछ ओपनिंग आपकी पैनक्रियाज और गैल ब्लैडर से कनेक्ट होती है, कुछ ओपनिंग आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होती है। ठीक है प्रार्थना? सर और एब्डोमेन कहाँ से लेके कहाँ तक कहते हैं सर? हमारे चेस्ट के पोर्शन से लेके और हमारे वेस्ट के ऊपर जो बीच का पोर्शन उसको एब्डोमेन कहते हैं। यस सर। सर कार्बोहाइड्रेट। आपकी आवाज कट रही है शुभम। यस सर, सर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना? क्या चीज?
सर स्टार्च ही कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। नहीं, मैं आपकी आवाज नहीं समझ पा रहा हूँ। आप मैसेज कर दो, मैसेज पढ़ लूंगा, ठीक है मैं। चलो, अब टीथ का स्ट्रक्चर देखते हैं। हम सबको मालूम है एक नॉर्मल यूथ में 32 टीथ होते हैं। अब कौन से टीथ होते हैं वो भी पता होना चाहिए भाई, किसी के दांत तोड़ेंगे तो पता होना चाहिए ना कि कौन कौन से दांत अपन ने तोड़े हैं। सर स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट, यस, स्टार्च को ही कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है बच्चा, ठीक है। तो हमारे इसमें 4 टाइप के टीथ होते हैं, 4 वैरायटीज ऑफ टीथ होते हैं। फर्स्ट वैरायटी को बोलते हैं इंसाइजर, सेकंड को बोलते हैं कैनिन, फिर प्री मोलर और मोलर। इन सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। इंसीजर और कैनिन ये पॉइंटेड होते हैं, शार्प होते हैं। आपके माउथ में अगर आप एकदम फ्रंट में देखोगे, जो फ्रंट में जो 4 टीथ होते हैं नीचे और 4 ऊपर, एकदम फ्रंट में सबसे फ्रंट के जो 4 टीथ होते हैं नीचे और ऊपर, इनको कहते हैं इंसीजर। आर्यन, लाइजोम से किल करने का कोशिश करते हैं पर वो सारे किल नहीं कर पाते, मतलब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो सारे बैक्टीरिया नहीं किल कर पाता बट वहां से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। आप देखो नॉर्मली डॉक्टर क्या कहता है कि खाने को बहुत हमको चबा चबा के खाना चाहिए, हमको कुछ 32 बार उसको चबाना चाहिए तब उसको अंदर लेना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकली काउंट करके देखोगे तो आपने 10 बार में चबा के आपका खाना आपके अंदर जा चुका होता, एग्री। तो इसको बैक्टीरिया को भी काम करने में टाइम लगता है, पर यह प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी होती है, ठीक है। तो टीथ जो होते हैं, जो फर्स्ट वैरायटी कहती है इनसाइज, अब सबसे आगे जो देखता है आपके फ्रंट में 4 जो टीथ होते हैं नीचे ऊपर, तो टोटल 8 इंसाइजर होते हैं, टोटल 8 आपके इनसाइजर टाइप के टीथ होते हैं। ये कैसे होते हैं? पॉइंटेड होते हैं, शार्प होते हैं। इनका काम क्या होता है? हाँ, ऊपर से फ्लैट होते हैं, आगे वाले एकदम फ्लैट है, पर ये नुकीले तो होते हैं, ये मतलब शार्प होते हैं, पॉइंटेड नहीं होते, शार्प होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये किसी चीज को कट करने में हेल्प करते हैं। आप भी कोई चीज जो कट करते हो, जो नॉर्मल कटिंग हो जाती है, ये आपके स्टार्टिंग के टीथ से होता है, जिसको क्या बोलते हैं? इनसाइजर। ये नीचे 4 होते हैं, ऊपर भी 4 होते हैं, लेफ्ट में 2, राइट में 2, ऊपर भी 2, लेफ्ट में भी 2, ऐसा। फिर आपके 4 कैनिन होते हैं, ये पॉइंटेड होते हैं, जो आप एकदम ये नुकीले टाइप के देखो, जो इधर होता है ये वाला टीथ, ये पॉइंटेड होता है ऐसा। अगर कुछ हार्ड ऑब्जेक्ट हो जो आपको सामने वाले टीथ ना ब्रेक कर सकते, तो हम क्या करते हैं? हम कैनिन को यूज करते हैं। गन्ना चूसते हो आप, गन्ना कभी देखो डायरेक्टली आप नहीं चूस पाते हो, आप उसको पहले छीलना पड़ता है, तो आप साइड में लेके जाके उसको छीलते हो। चोर अगर किडनैप कर रहा हो तो हम आगे वाले दांत काम में लाएंगे, यस, हाँ बिल्कुल। आप इंसाइजर निकालना और उसको यूज करना। आप कैनिन भी यूज कर सकते हो, कैनिन ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो 4 कैनिन होते हैं पॉइंटेड टीथ में। फिर होते हैं प्री मोलर। प्री मोलर कितने होते हैं? 2 लेफ्ट में, 2 राइट में, 2 टॉप और 2 इधर, तो कितने हो गए? 2 4 जा 8, 8 प्री मोलर होते हैं। और लास्ट में होते हैं मोलर्स। ये 3 का सेट यहां पर होता है लास्ट में, ये 3 का सेट लास्ट में होता है। जो प्री मोलर और जो मोलर टीथ होते हैं, इनका काम होता है ग्राइंडिंग करने का। जो आपने स्टार्टिंग में आपने कटिंग किया है ना, आपने स्टार्टिंग में उसको ब्रेक किया, कटिंग किया, और उसके बाद आप क्या करते हो? उसको पीछे भेज देते हो आप खाने को, और आपके मोरो प्री मोलर आपको क्या करते हैं? ये पूरे खाने को अच्छी तरह ग्राइंड करने का काम करते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी इसकी ग्राइंडिंग होगी, आपके एंजाइम्स उतना इफेक्टिवली उसमें काम करते हैं। इसलिए नॉर्मल लोग क्या होते हैं, हम खाते खाते क्या होता है, हम जल्दी जल्दी खाते हो, अंदर निकल लेते हैं। हम जितना देर चबाएंगे एंजाइम्स को उतना काम करने का मौका मिलता है। अगर प्रॉपर डाइजेशन करना होता है, जब बोलते हैं प्रॉपर डाइजेशन क्यों नहीं हो रहा आपका, हम खाना जब सिर्फ खाएंगे और 2 बार चबाए और अंदर ले गए, तो उसका जो डाइजेशन, क्योंकि डाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट होता है? माउथ में स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट वहां से अपना एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, लाइजोम्स बैक्टीरिया को किलिंग करना स्टार्ट करते हैं। और हम जल्दबाजी में जब खाते पीते हैं, हम 4 या 5 बार उसको च्विंगिंग करते हैं और उसको अंदर लेके जाते हैं, तो बैक्टीरिया अपना मतलब एंजाइम्स अपना प्रॉपरली काम कर ही नहीं पाते, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है? वहीं पर अपने को छोड़ देना पड़ता है। तो इसलिए च्विंगिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपको ये पूरे जो टीथ स्ट्रक्चर है, आपके टोटल 32 टीथ होते हैं, 8 इंसाइजर्स, 4 कैनन्स, 8 प्री मोलर, और तकरीबन 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आपके मोलर होते हैं।
तो इस तरह का पूरा तीर्थ का आपका स्ट्रक्चर होता है। सर विजडम टूथ इज अ पार्ट ऑफ मोलर। हाँ यस, विजडम टूथ इज अ पार्ट ऑफ मोलर। कहते हैं ना हमारी अकल आ गई है, विजडम टूथ में अकल आना। और जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनको ये मोलर टीथ नहीं आते, प्री मोलर पहले आता है, मोलर धीरे धीरे आता है। ठीक है, इसके नीचे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चलो आज के लिए इतना काफी है, आगे हम कल कंटिन्यू करें। तो अभी काफी बाकी है, फर्नेक्स बाकी है, एसोफेगस बाकी है, स्टमक बाकी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, हर्बीवोरस, लार्ज इंटेस्टाइन, अभी काफी कुछ बचा है इस टॉपिक में। तो आज तो पूरा कंप्लीट नहीं होगा, कोशिश की थी आज कंप्लीट कर पाए। अभी आज जो भी पढ़ाया उसमें किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, 5 मिनट है अपने पास। हाँ आई विल शेयर दैट पार्ट, नो इशू। सर यस बच्चा, सर आप ये पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दोगे क्या? यस बच्चा, मैंने कल भी सेंड किया था ना ग्रुप में, यस सर। आज भी सेंड करूंगा, वो चिंता मत करो, आपको नोट्स मिलते रहेंगे। मैंने आपको आज बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों के आपको नोट्स भेजे हैं, यस सर भेज रहे हैं। नोट्स आपको मिलते रहेंगे, आप लोग से मेहनत करो। ओके, ओके सर। बताओ आज जो पढ़ाया किसी भी टॉपिक में 5 मिनट है अपने पास। नो डाउट। नो चलिए, सब सर। लोगों ने केमिस्ट्री का होमवर्क मैंने आपको कल सेंड किया था। यस, अभी तक जिसने भी अगर केमिस्ट्री का होमवर्क सबमिट नहीं किया हो, टाइम आपके पास है, अभी 6 बजे है, 7 बजे क्लास स्टार्ट होगा। 1 घंटे में जल्दी से होमवर्क करो और जल्दी से सबमिट करो, तो मैं हर चीज चेक करने वाला हूँ कि कौन होमवर्क कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, यस, होमवर्क में जितना आप सिंसियर होगे उतना आपके लिए सबके लिए अच्छा है।